YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th Geographies chapter 4, which is agriculture. So let's begin. First question, how much of India's population is engaged in agricultural activities? तो भारत की कितनी आबादी agricultural activities में engaged है? Answer is A, 2/3. 2/3 of the population is engaged in agricultural activities. Next question, agriculture is a dash activity which produces most of the food that we consume. तो agriculture जो है वो कौन से एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. आपको बताना है कि एग्रीकल्चर इनमें से कौन से कैटेगरी में फॉल करता है. आंसर इज ए, प्राइमरी. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. Next question, name the type of farming which is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow and digging sticks and family community labor. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. तो आपको उस type of farming का नाम बताना है जो कि छोटे patches मतलब small area वाले land पर farming की जाती है और primitive tools का हम इसमें इस्तेमाल देखेंगे. ये जो है ज़्यादातर इस तरह की फार्मिंग मॉनसून पर निर्भर रहती है और जो नेचुरल सॉइल की फर्टिलिटी है उस पर ये डिपेंड करता है और बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे. तो आपको ये नाम बताना है कि ये कौन से टाइप ऑफ फार्मिंग है. आंसर इज डी, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ये देखिए, लैंड प्रोडक्टिविटी जो है इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में लो होता है क्योंकि फार्मर इसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते और ना तो मॉडर्न इनपुट्स का. हमने देखा है कि प्रिमिटिव टूल्स का इसमें यूज़ होता है और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में डिफरेंट नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज. तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है? आंसर इज डी, ऑल द अबव. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड झूमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. तो यहाँ पर आपको दिया गया है स्लैश एंड बर्न टाइप ऑफ एग्रीकल्चर और इनके डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट स्टेट्स, कौन से नेम में किस नेम से ये जाना जाता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव फार्मिंग, वो मैच करना है. तो झूमिंग जो है वो असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड में जाना जाता है इस नाम से. और पामलऊ जो है वो मणिपुर में जाना जाता है इस नाम से. दीपा जो है बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो आंसर इज डी, बी, सी, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग. द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज. तो यहाँ पर कंट्रीज दी हुई हैं और स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का लोकल नेम दिया गया है कि कौन से कंट्री में क्या नेम है इसका. तो मिल्पा जो है वो मेक्सिको में, कोनुको जो है वो वेनेजुएला में, रोका जो है वो आपको ब्राज़ील में एंड लडांग ये इंडोनेशिया में इस नाम से जाना जाता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बी डी ए सी. बी डी ए सी. यहाँ देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें सारे लोकल नेम्स दिए गए हैं इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में किस नाम से ये जाना जाता है. तो आप इन्हें ज़रूर याद करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज खील, पोडू एंड दहिया. तो खील, पोडू और दहिया ये है क्या? आंसर इज ए, अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन. तो ये स्लैश एंड बर्न, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन के ही लोकल नेम्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में सही है? आपके स्टेटमेंट्स हैं ये 2, 3 एंड दिस इज 4. इनके बेसिस पर, इन स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको सही ऑप्शन बताना है. आंसर इज बी, ए एंड बी. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में सही हैं. पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है ये हाई पॉपुलेशन प्रेशर वाले एरियाज में लैंड पर की जाती है. इट इज़ लेबर इंटेंसिव, मतलब लेबर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. यहाँ पर हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल किया जाता है और इरीगेशन आर यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाइयर प्रोडक्शन. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हाइयर प्रोडक्शन है क्योंकि बायोकेमिकल और इरीगेशन जैसे फैसिलिटीज़ का यूज़ किया जा रहा है. एंड देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड और बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है एग्रीकल्चर लैंड पे. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. बाकी के जो 2 स्टेटमेंट्स हैं सी एंड डी ये सही हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में. इसमें क्या होता है कि फार्मर्स जो हैं एक लैंड के पैच को क्लियर करते हैं और उस पर अनाज उगाते हैं. जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स दूसरे लैंड पर शिफ्ट हो जाते हैं. इसी से हम कह रहे हैं शिफ्टिंग
कल्टीवेशन। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रेप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। इसमें जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो नेचुरली रिकवर की जाती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इसमें कम होता है क्योंकि यहाँ पर हम कोई मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते। फार्मर्स डू नॉट यूज द फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। तो इसमें जो भी फार्मर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार का बाहरी फर्टिलाइजर या मॉडर्न इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। एंड ए एंड बी किसके हैं? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग? तो इनमें से कौन सा कमर्शियल फार्मिंग का फीचर है? Answer is A. Use of higher doses of modern inputs. Example, high yielding variety HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. तो commercial type of farming, नाम से ही पता चल रहा है कि commercial purposes के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं? लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हाई यील्डिंग वेराइटी जो ज़्यादा आपको यील्ड दे वैसे सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीटनाशक, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ताकि हाइयर प्रोडक्टिव मिले। तो ये सब क्या प्रोडक्टिविटी मिले, तो ये सब कमर्शियल फार्मिंग के फीचर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेराइज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो कमर्शलाइजेशन का डिग्री है ऑफ एग्रीकल्चर वो दूसरे रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि क्या डिग्री होगी कमर्शलाइजेशन की। फॉर एग्जाम्पल, राइस इज अ डैश क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ अ डैश। तो हमें बताना है कि राइस जो है वो हरियाणा और पंजाब में किस प्रकार का क्रॉप है और उड़ीसा में किस प्रकार का क्रॉप है, मतलब उसको कैसे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो आंसर इज ए, कमर्शियल क्रॉप, यानी कि राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इन उड़ीसा इट इज़ सब्सिस्टेंस क्रॉप। पर ये उड़ीसा में सब्सिस्टेंस क्रॉप है। मतलब क्या, कमर्शियल हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग की जाती है और ये उड़ीसा में सब्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ। तो प्लांटेशन किसका प्रकार है? आंसर इज डी, कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है। इसमें कीवर्ड क्या है? अ सिंगल क्रॉप। मतलब इस तरह के फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप को, एक अनाज को एक लार्ज एरिया पे ग्रो किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। और इसमें जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ। तो भारत में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन और बनाना ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? कौन से क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं ये? आंसर इज सी, प्लांटेशन क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रॉपिंग सीजन्स आर देयर इन इंडिया? तो भारत में कितने क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं? आंसर इज सी, 3। 3 तरह के भारत में क्रॉपिंग सीजन्स देखे जाते हैं, राबी, खरीफ एंड जैद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर मैच करना है, क्रॉप्स दिए गए हैं और उनके सीजन्स के साथ कि कौन सा क्रॉप कौन से सीजन में ग्रो किया जाता है। तो राबी क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये सब क्या है? राबी क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हो गया पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट। एंड जैद के एग्जाम्पल है वाटरमेलॉन, मस्क मेलॉन, क्यूक्यूम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ये सब जैद क्रॉप्स हैं। सो हमारा सही आंसर है BCA। Next question, though these crops are grown in large parts of India, states from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other dash crops। तो हमें यहाँ पर क्लू दिया गया है कि ये जो क्रॉप है, इस टाइप के क्रॉप नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भारत के ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। इनका एक एग्जाम्पल क्या है? वीट है। और ये क्रॉप बाकी कौन से क्रॉप्स हैं जिनके बारे में बात की जा रही है, तो ये बताना है। आंसर इज ए, राबी क्रॉप्स। वीट से ही आपको पता लग गया होगा कि वीट क्या है? राबी क्रॉप है। तो वीट और बाकी के राबी क्रॉप्स जो हैं इन सारे स्टेट में ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट राबी क्रॉप्स? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राबी क्रॉप्स के बारे में सही है?
आंसर इज ए बी एंड डी। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है राबी क्रॉप्स के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि राबी क्रॉप्स जो हैं अक्टूबर से दिसंबर के समय विंटर में बोए जाते हैं और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है, अप्रैल टू जून। जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं वो हैं वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इनको ग्रो करने के लिए प्रिसिपिटेशन विंटर मंथ्स के समय चाहिए होता है और ये प्रिसिपिटेशन कहाँ से आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हेल्प इन सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है क्योंकि जो वर्षा होती है विंटर के दौरान वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के कारण नहीं होती, वो टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण होती है। तो यहाँ पर हमारा सही क्या स्टेटमेंट होता, टेम्परेट साइक्लोन्स। तो अगर ये लिखा होता कि टेम्परेट साइक्लोन्स है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। जो विंटर रेनफॉल होता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वो टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से होता है। आप जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो साइक्लोन्स के टाइप्स पढ़ेंगे जिनमें होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट। तो ट्रॉपिकल हमेशा जो है ईस्टर्न मार्जिन जो है कंट्री के वहाँ पे साइक्लोन्स लाते हैं और ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो वेस्टर्न साइड पे लाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन। जो विंटर में नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट, वहाँ पे जो रेनफॉल देखेंगे आप विंटर के समय वो टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि जो सक्सेस रहा ग्रीन रिवोल्यूशन का पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान में, इससे भी इनके ग्रोथ में, राबी क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प मिली है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960s की बात है और ये इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब की मॉडर्न इनपुट्स, इन सब का यूज़ हमने देखा था। तो हमारा सही ऑप्शन क्या था, ए बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑस, अमन एंड बोरो। तो ऑस, अमन एंड बोरो क्या है? आंसर इज सी, टाइप्स ऑफ पैडी। तो ऑस, अमन एंड बोरो जो है पैडी के प्रकार हैं। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन अ ईयर। दीज आर ऑस, अमन एंड बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन। तो जो खरीफ क्रॉप होते हैं जैसे कि पैडी, मेज, ये सब, तो ये सब मानसून के ऑनसेट के समय इनको बोया जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में और इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है ये बताना है। सो आंसर इज ए, सितंबर टू अक्टूबर। तो सितंबर से अक्टूबर के समय जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। तो इनमें से कौन सा राबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं? आंसर इज बी, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो ये सभी राबी क्रॉप्स हैं। Next question, in between the Rabi and the Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as Jad season. Some of the crops produced during Jad are, तो Rabi और Kharif seasons के बीच में एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है जैद सीजन। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जैद क्रॉप्स के एग्जाम्पल बताएं। आंसर इज ए, वाटरमेलॉन, मस्क मेलॉन, क्यूक्यूम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। तो ये सब क्या है, जैद क्रॉप्स। शुगर केन जो है वो एक तरह का एनुअल क्रॉप है, इट टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो मतलब ये तीनों ही कैटेगरी में एक तरह से फॉल नहीं करता, ये एक एनुअल क्रॉप है शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ राइस प्रोडक्शन इन वर्ल्ड। तो भारत का राइस प्रोडक्शन के टर्म्स में दुनिया में, विश्व में क्या रैंक है? आंसर इज बी, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन वर्ल्ड। तो भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। पहला रैंक किसको मिला है, तो चाइना है, सबसे ज्यादा चावल चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइस विच इज अ खरीफ क्रॉप रिक्वायर्स। तो राइस जो कि खरीफ क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? आंसर इज बी, हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। तो इसको हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए टेम्परेचर, मॉइस्चर होना चाहिए हवा में, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और एनुअल रेनफॉल लगभग मतलब 100 सेंटीमीटर, एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए राइस के लिए। यहाँ पे हम आगे और भी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके बुक में बहुत सारे क्रॉप्स दिए गए हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स, वो मेजर स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे इन्हें प्रोड्यूस किया जाता है, क्या क्या चाहिए, रैंक क्या है इंडिया का वर्ल्ड में उनके रिस्पेक्ट में। तो हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि वीट, राइस, और बाकी को आपको खुद लर्न करना होगा क्योंकि बहुत सारे हैं। अगर हम एक एक का क्वेश्चन बनाने लगे तो 100+ क्वेश्चंस हो जाएंगे, इसलिए आपको क्या करना है,
खुद एफर्ट लगाना है और सारे क्रॉप्स जितने दिए गए हैं आपके बुक में उन सब के रिक्वायरमेंट्स, एरियाज, रैंक, ये सब याद करना है। आगे आपको टेबल भी प्रोवाइड किया जाएगा क्रॉप और क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट है इन सब के बारे में, तो आप उन्हें ज़रूर लर्न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीट विच इज़ अ राबी क्रॉप रिक्वायर्स, तो वीट जो कि एक राबी क्रॉप का प्रकार है उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आंसर इज डी, ए एंड बी। तो ए एंड बी जो स्टेटमेंट्स बता रहे हैं वो राबी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है। पहला है अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए और फिर इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। मतलब एक अच्छा कूल ग्रोइंग सीजन होना चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए उसके राइपनिंग के समय में, और 50 to 75 सेंटीमीटर मतलब राइस से थोड़ा अगर कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी होगा तो भी चलेगा, तो 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए रेनफॉल। Next question, the Ganga Satluj plains in the northwest and black soil region of the Deccan are the two important zones for growing. तो जो गंगा सतलज प्लेन है नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारे कंट्री के, गंगा और सतलज वाला जो प्लेन एरिया है और जो ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन का, वो कौन से क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट जोन्स रहेंगे? आंसर इज बी, वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भारत के कौन कौन से हैं? आंसर इज सी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। तो ये जो है यहाँ पर वीट प्रोड्यूस किया जाता है और ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो अभी हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में देखा कि गंगा सतलज प्लेन्स जो हैं वहाँ पे भी और डेक्कन वाला पार्ट भी, और ये जो सारा आप देख रहे हैं ये पार्ट, ये सब किसके लिए? मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं ये सब। और आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं फूड आइटम से, जो वीट के आइटम्स हैं, रोटी पराठा वगैरह, ये सब इस एरियाज में ही ग्रो किए जाते हैं। और राइस जो साउथ इंडिया है, इडली, डोसा, ये सब फूड आइटम्स, तो इस तरह से भी आप राइस का और वीट का मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स, तो इनमें से कौन सा है जिन्हें हम मोटा अनाज के नाम से जानते हैं? कोर्स ग्रेन मतलब मोटा अनाज, ठीक है। सो आंसर इज बी, मिलेट्स लाइक ज्वार, बाजरा एंड रागी, इन्हें हम कोर्स ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, तो इनमें से कौन सा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप रहेगा अगर हम एरिया और प्रोडक्शन के लेवल्स की बात करें तो? आंसर इज डी, ज्वार। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है एरिया और प्रोडक्शन के मामले में। पहला क्रॉप कौन सा है? राइस, और दूसरा है वीट, एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, तो इनमें से मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? आंसर इज सी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये स्टेट जो है यहाँ पे ज्वार सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इनफैक्ट महाराष्ट्र में तो लोग ज्वारी की रोटी बहुत शौक से खाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ये बनाया जाता है और हेल्दी भी है, अच्छा सब्सटीट्यूट है वीट का ये ज्वार जो। तो यहाँ पर बाजरा के बारे में बताया गया है कि बाजरा को क्या क्या चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो ये सैंडी सॉइल्स और सैलो ब्लैक सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब स्टेट्स हैं जो इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। एक और क्रॉप है रागी, ज्वार, बाजरा, रागी। तो रागी जो है ये ड्राई रीजन्स का क्रॉप है और ये रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड सैलो ब्लैक सॉइल्स में ग्रो किया जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश, ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। रागी बहुत ही कैल्शियम रिच भी होता है, तो ये सब जो है काफ़ी न्यूट्रिशियस क्रॉप्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज यूज्ड एज बोथ फूड एंड फॉडर, तो इनमें से वो कौन सा क्रॉप है जिनको फूड और फॉडर, फूड मतलब भोजन और जो भोजन एंड फॉडर क्या हो गया, जो एनिमल्स को जो चारा दिया जाता है उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आंसर इज बी, मेज। तो मक्का जो है ये फूड एंड फॉडर दोनों ही तरह यूज होता है। तो यहाँ पर मेज़ के बारे में बताया गया है कि ये खरीफ क्रॉप है और इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। मतलब ऐसे तो ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, खरीफ क्रॉप है, लेकिन राबी सीजन में भी इसे ग्रो किया जाता है। मॉडर्न इनपुट जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इसके इंक्रीजिंग प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं
और मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे ये प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश है विश्व में जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है दालों का इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर में? सो आंसर इज ए, इंडिया। पल्सेस जो हैं प्रोटीन रिच होते हैं और आपको बॉडी बिल्डिंग में मदद करते हैं। तो पल्सेस जो है वो ज़्यादातर लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं। मतलब क्या हुआ? लेग्यूमिनस का मतलब है कि ये फलीदार फसलें हैं और आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं। ऑलमोस्ट सारी दालें जो हैं वो लेग्यूमिनस हैं एक्सेप्ट अरहर। अरहर जो होता है, तूर या अरहर। Next question, being leguminous crops, all these crops pulses except अरहर help in restoring soil fertility by fixing dust from the air। तो ये सारी जो leguminous crops हैं, अगर हम अरहर दाल को, तूर दाल को हटा दें तो ये सब सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट को रीस्टोर करने में मदद करते हैं? फ्रॉम द एयर। सो आंसर इज बी, नाइट्रोजन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड? तो कौन सा देश है जो कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का? आंसर इज बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है वो सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी के लिए भी मशहूर है। वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ प्रोड्यूस होता है? ब्राज़ील में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट? तो इनमें से कौन सा भारतीय राज्य है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, यानी कि मूंगफली जो होते हैं उनका? आंसर इज ए, गुजरात, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा गुजरात में, फिर राजस्थान में और फिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्टर सीड इज ग्रोन एज? तो कैस्टर सीड जो है वो कौन सा क्रॉप है? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ये राबी और खरीफ दोनों तरह से ग्रो किया जाता है, दोनों क्रॉप्स की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द डैश। तो टी जो है एक तरह का प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, और ये एक बीवरेज क्रॉप भी है, मतलब ड्रिंक्स के इस्तेमाल में ब्रू करके इसको बनाया जाता है। और ये इंडिया में शुरुआती समय में किसने इंट्रोड्यूस किया था? आंसर इज ए, ब्रिटिश, यानी कि भारतीयों में जो चाय पीने की तलब है वो ब्रिटिशर्स ही लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर? तो कौन से भारतीय राज्य हैं जहां पे प्रमुख रूप से टी ग्रो किया जाता है? आंसर इज बी, असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो यहाँ पर टी प्रमुख रूप से ग्रो किया जाता है। इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद दूसरा पोजीशन इंडिया का है टी के रिस्पेक्ट में। इनफैक्ट टी जो है वो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, ऐसा कुछ मतलब स्टोरी टाइप है। कहते हैं कि एक मॉन्क थे जो कि वहाँ पे मेडिटेट कर रहे थे, कुछ ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे, तो बार बार उन्हें नींद सी आने लगी, तो उन्होंने अपने पलकों को मतलब नोच करके फेंक दिया, और वहाँ मिट्टी में जब उनके जो पलक थे वो गिरे तो वो पेड़ के रूप में ग्रो करते हैं, और जब उसके पत्तों को उन्होंने खाया तो उन्हें फ्रेशनेस मिला, तो यही वो टी लीव्स थे, टी का पेड़ था, ऐसा कहते हैं। पता नहीं ये रियल स्टोरी है या क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कॉफी कल्टीवेशन के बारे में सही है? आंसर इज डी, ऑल द अबव। सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सो जो अरेबिका वेराइटी की कॉफ़ी है जो कि शुरुआत में येमेन से लाई गई थी, वहाँ का वेराइटी जो है हमारी कंट्री में प्रोड्यूस किया जाता है, और ये काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन बाबा बुदान हिल्स। तो बाबा बुदान हिल्स कर्नाटक में है, यहाँ पर इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2016 डैश वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो हमें बताना है कि वो कौन सा कंट्री है जो कि 2016 के अनुसार विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का आफ्टर चाइना। आंसर इज ए, इंडिया। तो भारत रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रबर? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रबर के बारे में सही नहीं है? Answer is B. It requires moist and humid climate with rainfall of more than 100 centimeter and temperature above 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ये जो है यहाँ पर रेनफॉल उसको कितना चाहिए, 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, और बाकी स्टेटमेंट्स इसके बारे में सही हैं. तो ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब इक्वेटर के क्षेत्र में ग्रो किया जाने वाला, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो किया जाता है. मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड पर हम इसका देखेंगे कि ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया हैं उसमें भी. तो इक्वेटर से हमें ये समझ आ जाता है कि कैसा टेम्परेचर, मतलब हाई, जैसे कि टेम्परेचर से 25 डिग्री सेल्सियस से अबव चाहिए, और इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर के कारण वर्षा भी बहुत होती है, तो 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए. और ये हमारे यहाँ इंडिया में इक्वेटर के पास वाले एरिया में ही ग्रो करेगा. तो मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय. तो गारो जो कि ट्रॉपिकल एरिया में पड़ेगा, फिर भी वहाँ पे रेनफॉल बहुत होती है मेघालय में, ठीक है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट्स इसके रिक्वायरमेंट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज. तो सिल्क वॉर्म्स को रियर करना, उनका पालन करना, पालना उनको ताकि सिल्क फाइबर मिल सके, उस कल्चर को हम क्या कहते हैं? आंसर इज डी, सेरीकल्चर. तो ये सेरीकल्चर है. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म. कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम कुकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म विच फीड ऑन ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी. तो मलबेरी लीव्स आपको ये भी याद रखना है कि इस पर ये फीड करते हैं. तो सिल्क भी है वो चाइना में ओरिजिनेट किया जाता है. ये सिल्क कैसे बनाया जाए, ये आर्ट ओरिजिनली कहाँ का है? तो चाइना का है, और इसने बहुत टाइम तक इसको सीक्रेट भी रखा था, बट धीरे धीरे सब जगह ये फैल जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया? तो इनमें से कौन से मेजर फाइबर क्रॉप्स है जो कि भारत में ग्रो किए जाते हैं? आंसर इज बी, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क. तो ये सब फाइबर क्रॉप्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट? तो ओरिजिनल कौन सा कंट्री है जिसे माना जाता है कि कॉटन का ओरिजिन वहीं पे हुआ था, ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट? आंसर इज ए, इंडिया. तो हमें बहुत ही अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं हिस्ट्री के बहुत पुराने समय से, जहाँ पे भारत में कॉटन कल्टीवेशन का जिक्र मिलता है. तो ये मदर कंट्री है कॉटन की, इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सॉइल इज आइडल फॉर ग्रोइंग कॉटन? तो इनमें से कौन सा सॉइल है, कौन से टाइप का सॉइल जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए आइडल है, आदर्श है? आंसर है सी, ब्लैक सॉइल, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं. तो इंडिया में माना जाता है कि इंडिया जो है ओरिजिनल होम कंट्री है कॉटन प्लांट की. कॉटन जो है वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स है कॉटन इंडस्ट्री के लिए. 2016 में भारत जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना. कॉटन के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? तो ये अच्छे से ग्रो करता है इन द ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू, और इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल और इरीगेशन. ये देखिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसे अच्छे से ग्रो होने के लिए, एंड ब्राइट सनसाइन फॉर इट्स 8 मंथ टू मैच्योर. और मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश. तो कॉटन इंपॉर्टेंट है, आपको इसके रिक्वायरमेंट्स, एरियाज सब कुछ पता होने चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर? तो इनमें से वो कौन सा क्रॉप है जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? आंसर इज डी, जूट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स? तो इनमें से कौन से मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? आंसर इज ए, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट, रोप, यार्न, कार्पेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स. जूट बैग्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये बहुत ही हाई कॉस्टली होता है, और इसे से जो इसके अल्टरनेटिव चीप साइंथेटिक फाइबर्स हैं मार्केट में, और इसलिए ये थोड़ा डिक्लाइन कर रहा है ये इंडस्ट्री, और पर्टिकुलरली नायलॉन की वजह से. तो जूट हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसको यूज़ करना चाहिए. तो इंडिया जो है ये जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वॉज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो हैं उनका उसका मेन फोकस कौन सा था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का?
आंसर इज सी, लैंड रिफॉर्म्स। तो देखिए एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उस समय इंडिया इतना फूड सिक्योर नहीं था, तो हमने उस समय लैंड रिफॉर्म्स जो हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा फंक्शन किया। मतलब लैंड में क्या क्या, बहुत सारे ज़मींदारों का ही लैंड पर कब्जा था, और इन सबको, जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनके पास लैंड बहुत कम था, तो इसमें बहुत सारे सुधार किए गए, सीलिंग्स रखे गए, ये सब किया गया था, लैंड रिफॉर्म्स किया गया था, और ये हमारा फोकस था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सी कंट्री से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर। तो एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर जो कि लगभग लाइवलीहुड देता है, जीविका लाइवलीहुड देता है 60% से ज़्यादा पॉपुलेशन को, तो इसमें कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो कलेक्टिवाइजेशन, कॉन्सोलिडेशन, होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी, तो ये कुछ प्रायोरिटी थे, ताकि लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद। लैंड रिफॉर्म फोकस रहा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। और ये देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन जो 1960s के ज़माने में आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसमें वीट पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था, वीट, और वीट के बहुत सारे हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV सीड्स, ये सब यूज़ किए गए थे, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ था। तो ये सब देखिए एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं उसमें है। और कुछ रिवोल्यूशन के टर्म्स हैं, ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिलेटेड है, ब्लू रिवोल्यूशन एक्वाकल्चर यानी कि फिशेज़ वगैरह के प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और वाइट रिवोल्यूशन जो है मिल्क के लिए रहेगा, कि मिल्क का कंट्री में इंक्रीज हो, उसके लिए वाइट रिवोल्यूशन था, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। तो ये फ्लड से रिलेटेड नहीं था, मिल्क से रिलेटेड है वाइट रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थे ताकि इंडियन एग्रीकल्चर इंप्रूव हो। फिर देखिए 1980s और 1990s के ज़माने में एक कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को शुरू किया गया था, और सरकार जो है क्रॉप इंश्योरेंस भी देती है, ताकि जो सूखा पड़े, फ्लड आए, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, पेस्ट लग जाता है, इन सब के लिए इंश्योरेंस भी सरकार प्रोवाइड कराती है। ग्रामीण बैंक्स के रूरल एरियाज़ में जो होते हैं, जो चीप रेट्स पे किसानों को लोन देंगे, ये सब बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। ग्रीन बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो कि इनकी मदद करती हैं, बैंक्स भी हैं, लोन फैसिलिटीज़ देते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। सरकार ने कई सारी कमिटीज़ भी बनाए, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ, लोगों में अवेयरनेस फैलाया गया। तो ये सब भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर KCC एंड PAIS? तो ये सब क्या है, KCC और PAIS क्या है? आंसर इज बी, स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि भारत की सरकार ने शुरू किए हैं ताकि बेनिफिट्स मिल सके किसानों को। तो KCC है किसान क्रेडिट कार्ड, और PAIS है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, KCC एंड PAIS। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कि भारत की सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। और देखिए क्या क्या किया गया है। मोर ओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वे इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन, कि मौसम कैसा रहेगा, और एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि नॉलेज हो सके फार्मर्स को कि कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना है, क्या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सही रहेगा, इस तरह की चीज़ें। गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस करती है, और क्या है इम्पॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, मतलब सीलिंग रखा जाता है कि इतना प्राइस दिया जाएगा फॉर इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेक्यूलेटर्स एंड मिडलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज्य? तो ग्राम स्वराज्य का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आंसर इज डी, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज्य की कॉन्सेप्ट की बातें कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाय, जो भूदान और ग्रामदान का मूवमेंट है, मतलब डोनेशन ऑफ लैंड, ये मूवमेंट जो है ये किसने शुरू किया था? आंसर इज ए, विनोबा भावे। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवोल्यूशन, और इसे दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है भूदान ग्रामदान मूवमेंट को? ब्लडलेस रिवोल्यूशन, भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICAR? तो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? आंसर इज ए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जैसे कि ग्राउंड नट, ये सब कैस्टर सीड्स, तो ये सब जो है कितने एरिया पर ग्रो किए जाते हैं? हमारे टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है हमारे कंट्री का, उसमें से कितने टोटल एरिया पर, कितने परसेंट एरिया पर ये ग्रो किए जाते हैं? आंसर इज सी, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर राइस ग्रोइंग एरियाज? तो इनमें से कौन सा मेजर राइस ग्रोइंग एरिया है?
आंसर इज ए, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड अदर डेल्टैक रीजन्स। तो आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं कि प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड डेल्टैक रीजन जो है, साउथ इंडिया, ये सब यहाँ पर राइस जो है ग्रो किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ मेजर टेबल्स दिए जा रहे हैं, आप इन सबको ज़रूर पढ़ें क्योंकि यहाँ पर हम चैप्टर बहुत ही लेंदी है और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो पूरे क्वेश्चन तो इसमें कवर नहीं हो पाए हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो एक एक टेबल, एक एक क्रॉप, उसको आप अच्छे से याद कर लें। So in this way, we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th Geography chapter 4 which is agriculture। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।